हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी विल विन विक्ट्री क्लासेस। तो कंटिन्यू करेंगे अपने लेसन्स को। चैप्टर 2 चल रहा है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने टेक्निक स्टार्ट कर दी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो कि किसने दी है? F.W. टेलर ने। आज हम देखेंगे सेकेंड टेक्निक जो टेलर ने दी है। हमने फर्स्ट टेक्निक देखी थी फंक्शनल फोरमैनशिप, जो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जो कि सेकेंड टेक्निक है जो F.W. टेलर ने दी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। टेलर वॉज एन अर्विन सपोर्टर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। According to him, scientific methods should be used to analyze methods of production prevalent under the rule of thumb. The best practices can be kept and further refined to develop a standard which should be followed throughout the organization. तो यहाँ पर टेलर बात बता रहे हैं कि जो टेलर थे वो स्टैंडर्डाइजेशन के को बहुत सपोर्ट करते थे। उनके अकॉर्डिंग वो कहते थे कि हमें एनालाइज करने चाहिए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन साइंटिफिकली, ठीक है, और हमें रूल ऑफ थंब को अवॉइड करना चाहिए। द बेस्ट वर्क प्रैक्टिसेस कैन बी कैप्ट एंड फर्दर रिफाइंड। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस लगती हैं उनको रखो और उन पर काम करो, और एंड टू डेवलप अ स्टैंडर्ड विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। और एक स्टैंडर्ड सेट करो जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसको फॉलो कराइए। दिस कैन बी डन थ्रू वर्क स्टडी टेक्निक्स विच इंक्लूड टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी एंड मैथड स्टडी। और ये कैसे हो सकता है? वो ये कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है, इसके लिए आपको वर्क स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके अंदर टाइम स्टडी करो, मोशन स्टडी करो, फटीग स्टडी करो एंड मैथड स्टडी। ये सारी स्टडी हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, and which are discussed further in this chapter. It may be pointed out that even the contemporary techniques of business process, including re-engineering, Kaizen, continuous improvement, and benchmarking, are aimed at standardizing the work. Standardization refers to the process of setting standards for every business activity. So, what is standardization? This is the definition of standardization. Standardization refers to the process. It is a process of setting standards for every business activity. हर एक business activity के लिए आपको standard set करने चाहिए. It can be standardization of process, raw material, time, product, machinery, methods और working conditions. हर एक चीज़ का standard कि इतने time में काम होना चाहिए, इतना हमने raw material use करना है, ठीक है, ये machinery यूज़ होनी चाहिए, ये मेथड होना चाहिए, मतलब बेस्ट। हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड तो हमें फॉलो करना ही है। ओके, दीज स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क्स। ये बेंचमार्क्स होंगे विच मस्ट बी एडहर्ड टू ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जिनका पूरा का पूरा ध्यान दिया जाएगा जब भी प्रोडक्शन किया जाएगा कि हमें इन बेंचमार्क्स को, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। The objective of standardization are, so these are the objective, so these are very important, the objective of standardization. तो आप इसको मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो स्टैंडर्डाइजेशन से क्या होगा? टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप्स, साइजेस एंड करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आप गिवन लाइन, एक टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट, ठीक है, हम ये पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कैसा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, और किस तरह का बनाना है, उसका क्या साइज़ होगा, क्या उसकी विशेषताएं होंगी, ठीक है। उसके बाद टू स्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड वन, टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटीरियल्स, to establish standards for performance of men and machines, means you are setting standard for each and everything, ठीक है। you are setting standard for product, you are setting standard for manufactured part and product, you are setting standard for quality of materials, and you are setting standards for men and machines. So for everything you are setting a benchmark. आप पहले से एक benchmark set कर रहे हैं कि this is our time limit में हमारा काम होना चाहिए, ठीक है, इस तरह की मशीन होनी चाहिए, ये हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए। सो सारी चीज़ों का एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं कि वो हमें आपको प्रोडक्शन के दौरान उसको फॉलो करना है और ये चीज़ हमें अचीव होनी चाहिए, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। उसके बाद इसके साथ ही हमारा एक और कंसेप्ट जो टेलर ने दिया है वो है सिंप्लीफिकेशन।
So what is simplification? Simplification aims at eliminating superfluous varieties, sizes and dimensions, while standardization implies devising new varieties instead of existing ones. Simplification aims at eliminating unnecessary diversity of products. It results in saving of cost of labor, machines and tools. It implies reduced inventories, fuller utilization of equipment and increased turnover. तो सिंप्लीफिकेशन ये कहता है कि अननेसेसरी प्रोडक्ट में डाइवर्सिटी मत लाइए कि हम ये भी बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं. सिंप्लीफाई करो चीज़ों को, ठीक है, जिससे आपकी कॉस्ट कम होगी, मशीन्स का वर्कलोड कम होगा, टूल्स कम यूज़ होंगे, ठीक है, और अननेसेसरी आपको स्टॉक नहीं करना पड़ेगा चीज़ों की. और अगर हम बात करें यूटिलाइजेशन होगी इक्विपमेंट्स की भी, टर्नओवर भी अच्छा आएगा. So always try to simplify your production process. Most large companies like Nokia, Toyota and Microsoft have successfully implemented standardization and simplification. This is evident from their large share in their respective market. Okay, तो वो बता रहे हैं कि नोकिया, टोयोटा और माइक्रोसॉफ्ट सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करके वो अपने मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, उनका मार्केट में बहुत अच्छा शेयर है. ओके, सो ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ख़त्म होता है. अब हम बात करेंगे मेथड स्टडी की. मेथड स्टडी क्या है, जो कि थर्ड टेक्निक दी है हमारे F.W. टेलर ने. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज़ टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब. So this is the main line of method study, is to find out the one best way of doing the job. किसी भी जॉब को करने का सबसे बेस्ट तरीका. There are various methods of doing the job. To determine the best way, there are several parameters. Right from procurement of raw materials till the final product is delivered to the customer, every activity is a part of method study. Okay, तो method study को determine करने के लिए बहुत सारे parameters पर काम किया जाता है. राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट, मतलब रॉ मटेरियल को खरीदने से ठीक है, सेल तक, प्रोडक्ट की फाइनल सेल्स तक, हम हर एक चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे और हर एक चीज़ का बेस्ट मेथड निकालेंगे कि हर एक चीज़ को किस तरह बेस्ट मेथड से करा जाए. टेलर डिवाइज्ड दैट कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी. फोर्ड मोटर कंपनी use this concept very successfully. Even now auto companies are using it. The objective of whole exercise is to minimize the cost of production. तो method study करने से या one best method find out करने से फ़ायदा क्या है, हम cost of production को कम कर सकते हैं, मतलब हम efficient हो सकते हैं, and हम अपने quality को maximize कर सकते हैं और satisfaction को बढ़ा सकते हैं customer का. For this purpose, many techniques like process charts, operation research, etc. are used. इसको करने के लिए different techniques use की जाती हैं. For designing a car, the assembly line production would entail deciding the sequence of operations, place for men, machines and raw material, etc. All this is a part of method study. ठीक है, अगर आपको कार डिज़ाइन करनी है तो आप प्रोडक्शन के असेंबली लाइन से लेकर टिल आप एवरीथिंग का, हर एक चीज़ का आप बेस्ट मेथड फाइंड आउट करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस के लिए बेस्ट मेथड क्या है, मैन का प्लेस क्या होगा, मशीन का प्लेस क्या होगा, रॉ मटेरियल का क्या होगा, उस सब का हम यू आर फाइंडिंग द बेस्ट मेथड. सो द पर्पस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट मेथड इज़ टू, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, इज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट and maximize the quality and satisfaction. Okay, now let's move towards the next one study, that is a motion study. So motion, method and motion, तरीके की बात थी. अब आपके मोशंस की बात है. किन के मोशंस की बात है? जो लोग काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर. सो मोशन स्टडी रेफर्स टू स्टडी ऑफ मूवमेंट्स. ठीक है, यहाँ बात करें किसकी स्टडी ऑफ मूवमेंट्स like lifting, putting objects, setting and changing positions, which are undertaken while doing a typical job. किसी भी जॉब करने के लिए जो motions यूज़ होते हैं उनकी स्टडी करना कि क्या कोई unnecessary movements तो नहीं हो रहे. So unnecessary movements are sought to be eliminated so that less time to be take to complete the job efficiently. ठीक है, कम कॉस्ट पर
हम ये कोशिश करते हैं कि अगर हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को कम करने की कोशिश करेंगे तब भी हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव बन सकते हैं, हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक Gilbert were able to reduce motion in bricklaying from 18 to just 5. Taylor demonstrated that productivity increased to about 4 times by this process. तो टेलर ने प्रैक्टिकली भी मोशन स्टडी पर काम किया था और उन्होंने देखा कि उन्होंने मोशंस को स्टडी करके जो ब्रिक लेयरिंग थी उसको 18 से 5 तक कर दिया. ठीक है, तो मोशंस को स्टडी करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वर्कर्स किस तरह का मोशन कर रहे हैं यूज़ फॉर द प्रोडक्शन, अननेसेसरी मोशंस तो नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आप जिस तरह काम कर रहे हैं और आपका टूल जो है वो नेक्स्ट आप दूर रखे हुए हैं, टूल से नेक्स्ट रूम में रखे हैं और टूल्स का पूरा एक बॉक्स है बहुत बड़ा, तो आप हर एक टूल को बार बार लेने जाते हो दूसरे रूम में, फिर उसको लेके आते हो और जहाँ मशीन है वहाँ वो टूल्स नहीं रखे. तो इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, उन पूरे टूल बॉक्स को अपने पास रख सकते हैं जिससे आपका जो जाने का मूवमेंट्स वेस्ट हो रहा है वो नहीं हो. सो दैट इज़ व्हाट मोशन स्टडी, अननेसेसरी मोशंस को कम करना. तो चलिए, ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी मोशंस, फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट मोशंस विच आर प्रोडक्टिव. अगर हम मोशन स्टडी करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, हम मोस्ट प्रोडक्टिव मोशंस को देख पाएंगे. मोशन विच आर इंसिडेंटल गोइंग टू स्टोर्स, मोशन विच आर अनप्रोडक्टिव. ठीक है, हम देख पाएंगे कि हमारे कौन से मोशंस इंसिडेंटल हैं, कौन से मोशन ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं या कौन से मोशंस हमारे अनप्रोडक्टिव हैं. तो मोशन स्टडी से आप बेस्ट मोशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. Taylor uses stopwatches and various symbols and colors to identify the different motions. Taylor stopwatches को यूज़ करते थे, various symbols को यूज़ करते थे, colors यूज़ करते थे जिससे वो different motions को identify कर सकें. Through motion studies, Taylor was unable to design suitable equipment and tools to educate workers on their use. The results achieved by him was truly remarkable. तो टेलर ने प्रैक्टिकली इन मोशन स्टडीज़ को यूज़ किया और अपने वर्कर्स को एजुकेट किया और उन्होंने बेहतर और बेस्ट रिजल्ट्स अचीव करे इन सब टेक्निक से, जिसमें हम बात कर रहे थे यहाँ पर मोशन स्टडी की. ओके, तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है टाइम स्टडी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, टाइम स्टडी रहती है हमारी फटीग स्टडी, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, and this is the last one. Okay, so we are left with 3 case techniques. Okay, तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गया है. इवनिंग 5 पर रोज़ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और वो लाइव क्लासेस हैं केस स्टडीज़. हम केस स्टडीज़ चैप्टर वाइज देख रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. आज हमारी फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी 5 o'clock, जिसमें हमने फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट की 10 केस स्टडीज़ करी हैं और कल हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज़. ठीक है, तो हर रोज़ इवनिंग 5 चैनल लाइव होता है जिसमें हम केस स्टडीज़ सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, प्लस मॉर्निंग 9:15 पर चैनल फिर लाइव होता है फॉर सेकेंड बुक. वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड बुक लाइव. हम लाइव सेकेंड बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड बुक का. ठीक है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग 9:15. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कि जब भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी या कोई भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. सो थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द कमिंग वीडियो.